नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। कैसे भाषण और ऑडियो सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीकें, आप कह सकते हैं आवाज की इंजीनियरिंग, रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास में क्रांति ला रही हैं। सोचिए उन लोगों के लिए ये कितनी बड़ी बात होगी जिन्हें बोलने या सुनने में दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल, ये तकनीकें उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने में वाकई बहुत मददगार साबित हो रही हैं। हमारे पास डॉक्टर चिन्मय पाल का एक लेख है जो इसी विषय पर काफी गहराई से जानकारी देता है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम समझें कि ये जो एडवांस्ड सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं, ये असल में काम कैसे करती हैं। हाँ, मतलब आवाज की समस्याओं का पता लगाने से लेकर हियरिंग एड्स को बेहतर बनाने और यहाँ तक कि स्पीच थेरेपी में मदद करने तक कैसे ये सब होता है। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वॉइस डिसऑर्डर्स की, आवाज से जुड़ी समस्याओं की, जैसे डिस्फोनिया या वोकल फोल्ड पैरालिसिस। सिग्नल प्रोसेसिंग इन स्थितियों का पता कैसे लगाती है? क्या ये आवाज के पिच या उसमें जो बहुत छोटे छोटे उतार चढ़ाव होते हैं जिन्हें जिटर और सिमर कहते हैं, उनको एनालाइज करती है? हाँ, बिल्कुल। होता क्या है कि हमारी आवाज में बहुत सारी बारीकियां होती हैं। पिच, लाउडनेस, जिटर जो पिच की स्थिरता में कमी है, सिमर जो लाउडनेस की स्थिरता में कमी है। सिग्नल प्रोसेसिंग एल्गोरिदम इन सब ध्वनिक विशिष्टताओं यानी अकाउस्टिक फीचर्स को नापते हैं और इन मापदंडों में जो पैटर्न या असामान्यताएं दिखती हैं, उनसे डॉक्टर को अंदाजा लगता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ डायग्नोसिस मतलब बीमारी का पता लगाने तक ही सीमित नहीं है। ओह, और क्या फायदे हैं इसके? उससे समस्या को जल्दी पकड़ने में मदद मिलती है। अर्ली डिटेक्शन, प्रॉब्लम कितनी सीरियस है इसका एक ऑब्जेक्टिव मूल्यांकन हो पाता है। मतलब किसी के अंदाजे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अच्छा, यानी एकदम नाप तौल कर। हाँ, बिल्कुल। और फिर इलाज कितना काम कर रहा है, उसकी प्रोग्रेस को भी ट्रैक किया जा सकता है। इससे डॉक्टरों को हर मरीज के लिए कस्टमाइज्ड मतलब व्यक्तिगत ट्रीटमेंट प्लान बनाने में बहुत मदद मिलती है। ये तो बहुत ही उपयोगी है। तो ये तो हुई आवाज की समस्याओं को पहचानने की बात, पर क्या ये तकनीक सुनने की क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करती है, जैसे हियरिंग एड्स में? बिल्कुल बिल्कुल। हियरिंग एड्स में सिग्नल प्रोसेसिंग का तो कमाल का रोल है। उनमें क्या होता है ऐसा? मैंने सुना है नॉइज रिडक्शन, डायरेक्शनल माइक्रोफोन, ये सब क्या है? सही सुना है। देखिए, आजकल के हियरिंग एड्स सिर्फ आवाज को एम्पलीफाई मतलब ऊंचा नहीं करते, वो बहुत स्मार्ट हो गए हैं। उनमें ऐसे एल्गोरिदम्स होते हैं जो बैकग्राउंड के शोर को पहचान कर उसे कम कर देते हैं, नॉइज रिडक्शन। डायरेक्शनल माइक्रोफोन होते हैं जो ये पता लगाते हैं कि बोलने वाला किस तरफ है और उसी दिशा की आवाज पर ज्यादा फोकस करते हैं। अच्छा, ताकि भीड़ में भी बात साफ सुनाई दे। एग्जैक्टली। और फ्रीक्वेंसी शेपिंग भी होती है, मतलब हर व्यक्ति की सुनने की जरूरत अलग होती है। किसी को ऊंची फ्रीक्वेंसी सुनने में दिक्कत होती है, किसी को नीची। तो हियरिंग एड्स आवाज के अलग अलग फ्रीक्वेंसी हिस्सों को जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा करते हैं ताकि आवाज साफ और नेचुरल लगे। और आपने रियल टाइम प्रोसेसिंग की बात की थी, वो क्या है? हाँ, रियल टाइम प्रोसेसिंग, इसका मतलब है कि ये सारे एडजस्टमेंट्स, शोर कम करना, आवाज पर फोकस करना, फ्रीक्वेंसी को बदलना, ये सब उसी वक्त होते हैं जैसे जैसे आप सुन रहे होते हैं। मतलब हियरिंग एड में लगा प्रोसेसर लगातार आसपास की आवाजों को सुनता है, एनालाइज करता है और तुरंत सेटिंग्स बदल देता है। अरे वाह! जैसे आप एक शांत कमरे से निकलकर शोर वाली सड़क पर जाते हैं तो हियरिंग एड अपने आप शोर को कम करने वाले सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। ये एडेप्टिव फिल्टरिंग कहलाती है। वो माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। ये तो बहुत ही एडवांस्ड लगता है। और यहीं पर मतलब का डीएसपी सिस्टम टूल बॉक्स जैसे टूल्स बहुत काम आते हैं। ये ऐसे जटिल रियल टाइम एल्गोरिथम्स, खासकर एडेप्टिव फिल्टर बनाने और टेस्ट करने के लिए बहुत पावरफुल हैं। इनसे एम्बेडेड सिस्टम के लिए कोड भी जनरेट किया जा सकता है। कमाल है। तो सुनने में मदद हो गई। अब आते हैं बोलने की थेरेपी पर, स्पीच थेरेपी। क्या सिग्नल प्रोसेसिंग यहाँ भी मदद करती है? हाँ जी, बिल्कुल। स्पीच थेरेपी उपकरणों में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। सोचिए कोई स्ट्रोक से रिकवर कर रहा है या किसी को हकलाने की समस्या है। ये उपकरण उनकी स्पीच यानी बोलने के तरीके का विश्लेषण करते हैं, जैसे पिच को ट्रैक करना, आवाज की इंटेंसिटी देखना, बोलने की स्पीड नापना। फिर वो मरीज को रियल टाइम फीडबैक देते हैं। विजुअल फीडबैक भी हो सकता है, जैसे स्क्रीन पर दिखाना कि उनकी पिच सही जा रही है या नहीं। अच्छा, मतलब जैसे गेम खेलते हुए स्कोर दिखता है, वैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। जैसे स्पेक्ट्रोग्राम विजुअलाइजेशन होता है, वो आवाज का एक तरह से ग्राफिकल नक्शा दिखाता है।
मरीज उसे देखकर समझ सकता है कि वो सही उच्चारण कर रहा है या नहीं, आवाज में सही उतार चढ़ाव ला रहा है या नहीं। तो ये थेरेपी को ज्यादा इंटरैक्टिव और शायद मजेदार भी बनाता होगा। बिल्कुल, थेरेपी को अक्सर गेमिफाई कर दिया जाता है, मतलब खेल जैसा बना दिया जाता है। इससे मरीज, खासकर बच्चे, मोटिवेटेड रहते हैं और ज्यादा अच्छी तरह सीखते हैं, रिकवरी तेज होती है। और इसमें भी मतलब के टूल्स मदद करते हैं। लेख में ऑडियो टूल बॉक्स का जिक्र था। हाँ, ऑडियो टूल बॉक्स बहुत उपयोगी है। इसमें ऑडियो सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए रेडीमेड फंक्शन होते हैं, जैसे आवाज से फीचर्स निकालना, पिच, MFCC जो आवाज की पहचान बताते हैं, और विजुअलाइजेशन टूल्स जैसे स्पेक्ट्रोग्राम बनाना। ये सब स्पीच एनालिसिस और थेरेपी फीडबैक सिस्टम बनाने के लिए परफेक्ट है। तो अगर हम पूरी प्रक्रिया को देखें, आवाज रिकॉर्ड करने से लेकर एक फाइनल उपकरण बनने तक, वो मोटे तौर पर कैसी दिखती होगी? हाँ, एक टिपिकल वर्कफ्लो होता है। पहले तो आवाज या ऑडियो सिग्नल को कैप्चर करना होता है, इसे कहते हैं सिग्नल एक्विजिशन। ओके। फिर अक्सर उसमें कुछ नॉइज या डिस्टर्बेंस होता है, उसे साफ करना पड़ता है, प्री प्रोसेसिंग। ठीक है। उसके बाद उस साफ सिग्नल से जरूरी जानकारी निकालना, जैसे पिच, जिटर, सिमर या MFCCs। ये फीचर एक्सट्रैक्शन और एनालिसिस है। फिर इन फीचर्स के आधार पर एक एल्गोरिदम या मॉडल डेवलप किया जाता है, जो या तो प्रॉब्लम डायग्नोस करेगा या हियरिंग एड को एडजस्ट करेगा या थेरेपी में फीडबैक देगा। ये एल्गोरिदम डेवलपमेंट हुआ। और आखिर में इस एल्गोरिदम को टेस्ट करना पड़ता है, वैलिडेट करना पड़ता है कि ये सही काम कर रहा है या नहीं, और फिर इसे असली डिवाइस या सॉफ्टवेयर में डिप्लॉय करना होता है। सुनने में तो काफी सीधा लगता है, पर क्या इसमें कुछ चुनौतियां भी आती होंगी? एक बड़ी चुनौती है वेरिएबिलिटी। हर इंसान की आवाज अलग होती है, बोलने का तरीका अलग होता है, माहौल भी बदलता रहता है। तो एल्गोरिदम को इतना रोबस्ट और एडेप्टिव बनाना पड़ता है कि वो इन सब बदलावों के बावजूद सही काम करे। सही बात है। दूसरी चुनौती है रियल टाइम प्रोसेसिंग की, खासकर छोटे बैटरी से चलने वाले डिवाइस जैसे हियरिंग एड्स में। प्रोसेसर की पावर और मेमोरी लिमिटेड होती है, तो एल्गोरिदम को बहुत एफिशिएंट होना पड़ता है। और एक और महत्वपूर्ण बात है यूजर इंटरफेस। टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उसे इस्तेमाल करना मुश्किल है तो लोग उसे अपनाएंगे नहीं। इसलिए मरीजों और डॉक्टरों के लिए आसान इंटरफेस बनाना भी जरूरी है। और हाँ, प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी जैसे नैतिक पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, खासकर जब हम हेल्थ डेटा के साथ काम कर रहे हों। हाँ, ये सब बातें ध्यान में रखनी पड़ती होंगी। बिल्कुल। और मतलब जैसे प्लेटफॉर्म यहाँ मदद करते हैं, क्योंकि वो तेज़ी से प्रोटोटाइप बनाने, अलग अलग अप्रोच ट्राई करने और टेस्टिंग को आसान बनाते हैं। वो इन चुनौतियों से निपटने में काफ़ी सहायक होते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये साफ है कि भाषण और ऑडियो सिग्नल प्रोसेसिंग रिहैबिलिटेशन के फील्ड को वाकई बदल रही है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। आवाज की समस्याओं का पहले से कहीं ज्यादा सटीक विश्लेषण हो पा रहा है। हियरिंग एड्स बहुत बेहतर और स्मार्ट हो गए हैं और स्पीच थेरेपी ज्यादा इंटरैक्टिव और असरदार बन रही है। सही कहा। और मतलब जैसे उपकरण इन इनोवेटिव समाधानों को डेवलप करने, टेस्ट करने और लोगों तक पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये असल में मरीजों को सशक्त बनाने वाली तकनीकें हैं। बिल्कुल। तो जाते जाते एक विचार मन में आता है, भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और मशीन लर्निंग इन तकनीकों को और कितना आगे ले जा सकते हैं? अच्छा सवाल है। क्या AI की मदद से हम उन दुर्लभ या बहुत जटिल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स के लिए भी एकदम पर्सनल और प्रभावी समाधान बना पाएंगे, जिनके बारे में शायद अभी हम बहुत कम समझते हैं? इसकी बहुत संभावना है। AI पैटर्न्स को पहचानने में और भी बेहतर है, और शायद वो और भी बारीक संकेतों को पकड़ सके। ये सोचना वाकई रोमांचक है कि टेक्नोलॉजी इंसानी क्षमताओं को बढ़ाने और मुश्किलों को दूर करने में कहां तक जा सकती है। बिल्कुल, भविष्य में और भी बेहतर और पर्सनलाइज्ड समाधान देखने को मिलेंगे, ऐसी उम्मीद है।